जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, इसको ज़रा सुनिए, समझें। सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुतालिक कह रहा है कि कोई बेंचमार्क होना चाहिए, कोई यार्ड स्टिक होनी चाहिए किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है? ये बेंचमार्क या यार्ड स्टिक जो है वो स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है? द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट डिटरमिन इन एडवांस। ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हम एडवांस में डिटरमिन कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए, जो कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है? यानी हालात नॉर्मल हो, सर्टेन कंडीशन से मुराद ये हालात नॉर्मल हो, कोविड-19 ना हो, पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी हो, ठीक है? और इस प्रोडक्ट को बनाने पर $10 की कॉस्ट इनकर्ड होगी। दिस $10 cost will be known as standard cost for a particular product, ठीक है? तो ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, ठीक है? आगे चलें। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो है वो यहाँ बता रहा है कि इन टुडेज इन्वायरमेंट business success depends mainly on good planning, so it becomes very important to plan and control cost। देखिए, प्लानिंग पर जो है वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो प्लानिंग जो है वो इटसेल्फ कुछ नहीं होती, प्लानिंग के बाद जो है वो कंट्रोल का फेज लाजमी होता है। तो प्लानिंग करने के बाद आपने उस पर जो है वो कंट्रोल भी रखना है, ठीक है? और कॉस्ट पर कंट्रोल रखना है। इन दिस रिगार्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कंसिडर्ड एज अ की प्लानिंग टूल इन विच कॉस्ट स्टैंडर्ड्स आर सेट। यानी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी इनकर्ड होगी, लेबर इतने आवर्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट इतनी इनकर्ड होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है? इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स आर मेनली सेट टू एलिमिनेट वेस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन, यानी हम जो है वो वेस्टेज को एलिमिनेट करने के लिए और वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। देखें, बात यह है कि एक वर्कर को आपने हायर किया और उसको कहा कि जनाब आपने ये 10 यूनिट बनाने हैं, उसको कोई टाइम लिमिट आपने प्रोवाइड नहीं की, अब वो लगा रहेगा, ठीक है? वो उसने 1 यूनिट बनाया, थक के बैठ गया, पानी पिया, सिगरेट पिए, 2-4 कश लगाए, गप्पे शप्पे लगाई, सारा दिन उसने लगा दिया, उसके बाद जो है वो उसने 10 यूनिट बनाए। लेकिन अगर आप उसको एक स्टैंडर्ड टाइम प्रोवाइड कर दें कि जनाब 1 यूनिट को बनाने के लिए जो है वो तुम्हें आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा रिक्वायर्ड है 1 यूनिट को बनाने के लिए, ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली 10 यूनिट जो उसने बनाने हैं वो 5 आवर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो इस तरह वर्कर की एफिशिएंसी को आप बढ़ा सकते हैं स्टैंडर्ड कास्टिंग के जरिए। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। सबसे पहली टाइप जो है वो आइडियल स्टैंडर्ड की है। देखें, आइडियल स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये अटेनेबल नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो बेस करता है परफेक्ट वर्किंग कंडीशन पर, ठीक है? यानी हम ये समझते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि जनाब कोई इनएफिशिएंसी नहीं होगी, कोई वेस्टेज नहीं होगी, कोई मशीन ब्रेक डाउन नहीं होगा, कोई आइडल टाइम नहीं होगा, यानी कोई वर्कर जो है वो बैठ के सूटा नहीं लगाएगा, ठीक है? इससे ये मुराद, कोई जो है वो स्पॉइलेज नहीं होगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन एनी हाउ आइडियल स्टैंडर्ड तो बनाना चाहिए। तो एक आइडियल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कीप इन माइंड कि ये अटेनेबल नहीं होता। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टाइप है करंट स्टैंडर्ड की। तो करंट स्टैंडर्ड जो है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम बनाते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर हमने जो है वो आने वाले माह का एक स्टैंडर्ड बना लिया, ठीक है? या
आने वाले साल का एक स्टैंडर्ड बना लिया, इसको हम जो है वो करंट स्टैंडर्ड कहेंगे, ठीक है, जिसमें ये बेस करेगा करंट वर्किंग कंडीशंस पर कि मुल्की हालात कैसे चल रहे हैं, ठीक है, वर्कफोर्स जो है वो हायर की जा सकती है या नहीं की जा सकती, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। सो करंट स्टैंडर्ड जो है वो करंट वर्किंग कंडीशंस पर बेस करता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है जनाब क्या हो गया, कोई बात नहीं, आज जनाब, हाँ, बेसिक स्टैंडर्ड। थर्ड टाइप जो है वो स्टैंडर्ड की बेसिक स्टैंडर्ड की है। बेसिक स्टैंडर्ड जो है वो हम सेट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, और यूजुअली जो है वो इसको एडजस्ट नहीं किया जाता चेंजिंग कंडीशंस के साथ। यानी हमने जो है वो एक बेसिक स्टैंडर्ड बना दिया कि जनाब एक प्रोडक्ट को बनाने पर 10 केजी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है, तो इसको हमने चेंज नहीं करना। हाँ, अलबत्ता अगर आप करंट स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आने वाले साल की बात करते हैं, उसमें आप ये देख सकते हैं कि जनाब रॉ मटेरियल जो है वो अच्छी किस्म का नहीं मिलेगा, तो 10 केजी जो रॉ मटेरियल है वो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 12 केजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें 2 केजी की वेस्टेज हो सकती है, ठीक है। तो करंट स्टैंडर्ड तो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द करंट कंडीशंस, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर दिया है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टाइप जो है स्टैंडर्ड की, इसको पता नहीं क्या हो गया ये, हाँ ये आ गया, अटेनेबल और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, ठीक है, ये बड़ा कॉमनली यूज जो है वो स्टैंडर्ड है। इसमें जो है वो हम जो नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ लेबर है, नॉर्मल मशीन ब्रेकडाउन, यानी हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि भाई यूजुअली ये होता है कि एक काम को करने के लिए, फर्ज करें एक प्रोजेक्ट को करने के लिए 8 घंटे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हर 4 घंटे के बाद जो है वो मशीन जो है वो गर्म हो जाती है, तो हमें मशीन को आधे घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। तो इट मींस कि आपको जो है वो 8 आवर्स की बजाय 9 आवर्स का जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो अटेनेबल और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है वो उसमें हम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, नॉर्मल मशीन ब्रेक डाउन टाइम जो है, हर चीज को कंसिडर करते हुए हम जो है ये अटेनेबल या एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बनाते हैं। सो इस तरह हमारे पास जो है वो चार तरह के स्टैंडर्ड की टाइप्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेजेस इसके क्या हैं। तो जनाब एडवांटेजेस में जो है वो सबसे पहला जो इसका फायदा हमें बता रहा है, सबसे पहला फायदा ये एस्टिमेशन की बात कर रहा है जी, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट फॉर क्विकर डिसीजन मेकिंग। जी हम जो है वो फ्यूचर कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें। देखिए फ्यूचर कॉस्ट की एस्टिमेशन करेंगे तभी तो हम ये डिसाइड करेंगे ना कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, हम इतने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बना सकते हैं। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एस्टिमेशन होती है फ्यूचर कॉस्ट की फॉर क्विकर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जो है वो एक्ट एज अ कंट्रोल डिवाइस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कंट्रोल डिवाइस के तौर पर काम करता है, यानी जब आप प्लान कर लेते हैं तो एक्चुअल ऑपरेशंस जब आप आपके सामने एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं तो प्लानिंग को एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके आप जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक फायदा ये है कि ये कंट्रोल डिवाइस के तौर पर जो है वो काम करता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ रियलिस्टिक बजट एंड एवेल्युएटिंग मैनेजरियल परफॉर्मेंस।
देखिए रियलिस्टिक बजटिंग हम करते हैं और फिर जो है वो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को अवेल्युएट भी किया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमें बता रहा है अलाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टू बी कैरीड आउट। देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें जो है वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का एक मैनेजर होगा जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा, ठीक है। तो उस ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है की जाएगी ताकि जो है वो हर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। और रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहराया जाता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो हमें कह रहा है इफेक्टिव यूज ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी इसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये हमें अलाउ करती है कि हम जो है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इफेक्टिवली यूज कर सकें। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मैनेजमेंट की अटेंशन जो है वो फोकस होगी सिर्फ वाइटल डेविएशंस फ्रॉम बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स से। यानी अगर कोई आपका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो प्लानिंग से डेविएट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो मैनेजमेंट की जो अटेंशन होगी वो उस तरफ जो है वो फोकस्ड हो जाएगी। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो इफेक्टिव यूज है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के लिए। अच्छा नेक्स्ट जो है वो लिमिटेशंस की बात करते हैं हम। तो लिमिटेशंस स्टैंडिंग फेल्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जब आपने स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया तो अगर एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया ऑल टुगेदर तो स्टैंडर्ड तो आपके धड़े के धड़े रह जाएंगे, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिक्सिंग ऑफ नेक्स्ट है जी फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एन इजी टास्क। देखिए हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना जो है वो आसान काम नहीं है, ठीक है। कि भाई आप जो है वो किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि जनाब आप इस कॉस्ट के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इस रेवेन्यू के रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये एक आसान टास्क नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है इट इट कांट बी यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। देखें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में जो है वो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आपको पता है कि भाई हमने यही एक चीज बनानी है, इसकी ये इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी लेबर चाहिए, इतने फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनानी है तो हर दफा आपको जो है वो एक नए सिरे से बजटिंग करनी पड़ेगी। आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कोई काम कोई फायदा आपको नहीं पहुंचा सकती इस केस में। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कह रहा है जी इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल स्टैंडर्ड्स रिजल्ट इन मिसलीडिंग रिजल्ट्स। देखिए आपकी छोटी सी भी गलती जो है वो आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। इसकी एक आम मिसाल जो है मैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की देता हूं। अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा कैलकुलेट कर लिया तो आप ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। जब आप ज्यादा प्रोडक्ट में फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो कस्टमर भाग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किए हैं वो कम किए हैं, रेट आपने कम कैलकुलेट किया, एब्जॉर्ब भी कम किए, कॉस्ट कम आई, ठीक है, और उसके बाद प्राइस भी कम आएगी, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो है वो लॉस का सामना करना पड़ेगा। सो इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इन मिसलीडिंग रिजल्ट्स, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि डिफिकल्ट एंड कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस। छोटा सा बिजनेस है बेचारा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप? हर प्रोडक्ट की जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना आपको जो है वो एक पढ़े लिखे जो है वो एक टीम की जरूरत होगी जो अकाउंटिंग को समझता हो, ठीक है, और उसके लिए जो है वो ऑब्वियसली कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
स्टैंडर्ड कॉस्ट को किस तरह सेट करना है आपने। नॉर्मली स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी हिस्टोरिकल डाटा पर आप जो है वो स्टैंडर्ड को सेट करते हैं कि भाई हमारा पिछला एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने पर इतना खर्चा होगा, तो हम आइंदा साल के लिए भी यही कॉस्ट जो है वो बजटिंग में रख लेते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमें बता रहा है, इन setting standard the expected level of activity should not be too high to achieve because it causes the demotivation of employees। आपने जब स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देना आपने, ठीक है, आप उसको एक नॉर्मल लेवल पर रखें। ठीक है, आपको पता है कि जो नॉर्मली जो है वो 10,000 यूनिट जो है वो एक माह में बनते हैं, तो आप खामखा जो है वो स्टैंडर्ड अगर अपना सेट कर देंगे 12,000 यूनिट का या 15,000 यूनिट का, तो ऑब्वियसली आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि ज्यादा हाई जो है वो एक्सपेक्टेड लेवल से हाई जो है वो स्टैंडर्ड सेट ना करें। उसके बाद जो है वो जनाब अली कह रहा है कि स्टैंडर्ड शुड बी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रीजनेबली अचीवेबल बाय एन एक्सपीरियंस एंड प्रॉपरली मोटिवेटेड वर्कफोर्स। आपने वर्कफोर्स को मद्देनजर रखना है कि भाई एक एक्सपीरियंस और प्रॉपरली मोटिवेटेड जो वर्कफोर्स है वो एक घंटे में कितना काम कर सकती है, उसके मुताबिक आपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट करने हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो ये जब आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करनी है तो इन चीजों को मद्देनजर आपने रखना है।